1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने संविधान लिखा था। फिर 1922 में गांधी जी ने संविधान की मांग उठाई। मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और पटेल तक न जाने किन किन ने और कितने संविधान पेश किए। ये आपस में ही एक प्रारूप बनाते तो दूसरा फाड़ देता, दूसरा बनाता तो तीसरा फाड़ देता, और इस तरह 50 वर्षों में भी कोई भी व्यक्ति भारत का एक संविधान का प्रारूप ब्रिटिश सरकार के समक्ष पेश नहीं कर सका। उससे भी मजे की बात यह है कि संविधान ना अंग्रेजों को बनाने दिया और ना ही खुद बना सके। अंग्रेजों पर ही आरोप लगाते कि तुम संविधान बनाओगे तो उसे हम आज़ादी के नज़रिए से स्वीकार कैसे करें। बात तो सही थी, लेकिन भारत के किसी भी व्यक्ति को ये मालूम नहीं था कि इतने बड़े देश का संविधान कैसा होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। लोकतंत्र कैसा होगा, कार्यपालिका कैसी होगी, न्यायपालिका कैसी होगी, समाज को क्या हक और अधिकार दिए जाएंगे। अंग्रेज भारत छोड़ने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन वो इस शर्त पर कि उससे पहले तुम भारत के लोग अपना संविधान बना लें, जिससे तुम्हारे भविष्य के लिए जो तुम्हारे सपने हैं उन पर तुम काम कर सको। इसके बावजूद भी कई बैठकों का दौर हुआ, लेकिन कोई भी भारतीय संविधान की वास्तविक रूपरेखा तय नहीं कर सका। ये नौटंकियों का दौर खत्म हो रहा था। साइमन कमीशन जब भारत आने की तैयारी में था तो उससे पहले ही भारत के सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं को चुनौती भरे स्वर में भारत के सभी नेताओं, राजाओं, प्रतिनिधियों से कहा कि इतने बड़े देश में अगर कोई भी व्यक्ति संविधान का मसौदा पेश नहीं करता तो ये दुर्भाग्य की बात है। अगर तुम्हें ब्रिटिश सरकार की या किसी भी सलाहकार या जानकार की जरूरत है तो हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं, और संविधान तुम्हारी इच्छा और जनता की आशाओं के अनुरूप हो। फिर भी अगर तुम कोई भी भारतीय किसी भी तरह का संवैधानिक मसौदा पेश करते हो, हम उसे संविधान को बिना किसी बहस के स्वीकार कर लेंगे। मगर अगर तुमने संविधान का मसौदा पेश नहीं किया तो संविधान हम बनाएंगे और उसे सभी को स्वीकार करना होगा। ये मत समझना कि आजकल जैसे कई संगठन संविधान बदलने की बातें करते हैं, और अगर अंग्रेज हमारे देश के संविधान को लिखते तो हम आज़ादी के बाद उसे संशोधित या बदल देते। पहले आपको ये जानना समझना आवश्यक है कि जब भी किसी देश का संविधान लागू होता है तो वो संविधान उस देश का नहीं, मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व समुदाय के समक्ष एक दस्तावेज होता है जो देश का प्रतिनिधित्व और जनमानस के अधिकारों का संरक्षण करता है। दूसरी बात, किसी भी संविधान के संशोधन में संसद का बहुमत और कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका के साथ समाज के सभी तबकों की सुनिश्चित और अनुपातिक भागीदारी भी अवश्य है। इसलिए फालतू के ख्याल दिमाग से हटा देना चाहिए। जापान एक विकसित देश है। अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु हमले से खाक कर दिया था। उसके बाद जापान का पुनरुद्धार करने के लिए अमेरिका के राजनेताओं, सैन्य अधिकारियों और शिक्षाविदों ने मिलकर जापान का संविधान लिखा था। फरवरी 1946 में कुल 24 अमेरिकी लोगों ने जापान की संसद डाइट के लिए कुछ एक सप्ताह में वहां के संविधान को लिखा था, जिसमें 16 अमेरिकी सैन्य अधिकारी थे। आज भी जापानी लोग यही कहते हैं कि काश हमें भी भारत की तरह अपना संविधान लिखने का अवसर मिला होता। बावजूद इसके जापानी एक धार्मिक राष्ट्र और अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए दोनों देश तरक्की और खुशहाली पर जोर देते हैं। लॉर्ड बर्कन की चुनौती के बाद भी कोई भी व्यक्ति संवैधानिक मसौदा पेश नहीं कर सका। इस समय तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कहीं कोई जिक्र नहीं था। सरदार पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि डॉक्टर अम्बेडकर के लिए दरवाजे तो क्या, हमने खिड़कियाँ भी बंद की हुई हैं। अब देखते हैं वो कैसे संविधान सभा में शामिल होते हैं। हालांकि संविधान के प्रति समर्पण को देखते हुए पटेल ने बाबा साहब को सबसे अच्छी फसल देने वाला बीज कहा था। कई सदस्य, कई समितियां, कई संशोधन, कई सुझाव और कई देशों के विचार के बाद केवल BN राव के प्रयासों पर जिन्ना ने पानी फेर दिया। जब जिन्ना ने 2 संविधान लिखने पर अड़ गए, एक पाकिस्तान के लिए और एक भारत के लिए। पृथक पाकिस्तान की घोषणा के बाद पहली बार 9 दिसंबर 1946 से भारतीय संविधान पर जमकर कार्य हुआ। इस तरह बाबा साहब जी ने मसौदा तैयार करके दुनिया को चौंका दिया। आज वो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं जिनके पूर्वजों ने जगहसाई करवाई थी। मसौदा तैयार करने के पश्चात आगे इसे अमली जामा पहुंचाने पर कार्य हुआ, जिसमें भी खूब नौटंकियां हुई। अकेले व्यक्ति बाबा साहब जी थे जिन्होंने संविधान पर मन से काम किया। पूरे 2 साल 11 महीना और 18 दिन बाद बाबा साहब जी ने देशवासियों के सामने देश का अपना संविधान रखा, जिसके दम पर आज देश विकास और शिक्षा की ओर अग्रसर बढ़ रहा है। और कहने वाले कहते रहे, बाबा साहब जी के योगदान ये भारत कभी नहीं भुला सकता। आपको पता है बाबा साहब जी ने भारत का संविधान क्यों लिखा? कोई और क्यों नहीं लिख सका? गांधी भी बैरिस्टर थे, नेहरू भी बैरिस्टर थे,
राजगोपालाचारी, मुंशी BN राव, JV कृपलानी, ऐसे बहुत सारे लोग थे। पर बाबा साहब जी को ही संविधान क्यों लिखना पड़ा? 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन हुए। नेहरू और पटेल ने ये डिक्लेयर किया था कि हमने संविधान सभा के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए। देखते हैं बाबा साहब कैसे अंदर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो वो तब लिखेंगे जब वे संविधान सभा में आएंगे। हम उनको संविधान सभा में आने ही नहीं देंगे, हम उन्हें जीतने ही नहीं देंगे। ऐसा ओपन डिक्लेरेशन वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। इसलिए बाबा साहब को संविधान सभा में जाने के लिए वेंटिलेटर के सहारे जाना पड़ा। वो वेंटिलेटर था जैसूर, खुलना, बंगाल का इलाका। वहाँ से बाबा साहब को लड़ना पड़ा और बाबा साहब संविधान सभा में चुने गए। बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला। संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी को मिलाकर टोटल 23 कमेटियाँ बनी, जिनमें से 20 कमेटी पर अकेले बाबा साहब ने ही काम किया। ड्राफ्टिंग कमेटी में जितने भी लोग थे उनमें से कोई बीमार हुआ, कोई छुट्टी पर चला गया, कोई विदेश गया, कोई अपने घर के कामों में व्यस्त रहा, किसी ने रिजाइन किया तो वो जगह खाली रही। इसलिए पूरा संविधान बनाने का काम अकेले बाबा साहब पर आ गया और उन्होंने उसे बहुत खूबी से निभाया। इसलिए 1950 के बाद नया भारत बना, जिसका बाबा साहब ने निर्माण किया। हम उनको संविधान निर्माता के रूप तक सीमित नहीं कर सकते। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया यूं ही नहीं कहा गया उनको। कुछ तो जानना पड़ेगा उनके योगदान, समर्पण, कर्तव्य और संघर्षों को।